आज हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के मतलब आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम उसे अध्यक्ष भी कहते हैं, यानी अध्यक्षीय प्रणाली या जो राष्ट्रपति सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे देश में, भारत देश में जो सिस्टम चलता है पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन पॉलिटी में माफ कीजिए, वो कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं? और पार्लियामेंट्री सिस्टम के मुकाबले में एक दूसरा सिस्टम भी दुनिया में चलता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हिंदी में कहेंगे संसदीय व्यवस्था और प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षीय व्यवस्था। ठीक है ना। राष्ट्रपति एक तरह से, जिस देश में राष्ट्रपति के पावर ज्यादा हैं वही मेन लीडर है, वो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया। और जहां पे प्रधानमंत्री केंद्र में है सत्ता के, वो हो गया आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, उसमें दोनों सिस्टम आते हैं। यानी डेमोक्रेसी जहां है वहां के कामकाज पार्लियामेंट्री भी हो सकते हैं और प्रेसिडेंशियल भी हो सकते हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहां डेमोक्रेसी है, अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहां डेमोक्रेसी नहीं है। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है वही डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी को चलाने के लिए आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सहारा ले सकते हो, उसके मार्ग पे चल सकते हो, या फिर आप लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम पर चल सकते हो। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है। तो हम संसदीय व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे और दोनों को कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे कि भाई कोई कह रहा है कि ये सिस्टम सही है, प्रेसिडेंशियल सही है, कोई कह रहा है नहीं नहीं पार्लियामेंट्री सही है। तो ये भी सवाल उठता है कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों है, प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं है। और हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं जो कभी कभी मांग करती है कि यहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मांग क्यों कर रहा है। और हमारा जो सब्जेक्ट है इसको कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, है ना, जिसमें हम तुलना कर रहे हैं एक संस्थाओं का दूसरे संस्थाओं से, एक देश की संस्थाओं से दूसरे देश की संस्थाओं से। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस में कैसा है, ब्राजील में कैसा है, उसका भी एक कंपैरिजन होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में कैसा है और इंग्लैंड में कैसा है, उसका भी एक कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन 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 हो रहा है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डीप हो, गहरी हो। तो सबसे पहली चीज यह है कि अब हम सबसे पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है उसके बारे में बेसिक चीज जान ले, और फिर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को जानेंगे, फिर दोनों की अच्छाई और बुराई, दोनों के आलोचकों की बात करेंगे, और फिर हमारा जो एक बीए में जो हमारा ये सिलेबस है उसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोग पूरा कर लेंगे। तो जैसे ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम का नाम आता है तो हमारे सामने एक देश का नाम हमारे जहन के अंदर या आंखों के सामने उभर आता है। उस देश का नाम आप बता सकते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका को देखने के बाद हमें लगता है कि यही मॉडल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। तो हम अपनी कहानी, अपनी कथा जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जब बात करेंगे तो उसके पीछे अमेरिकन एक्सपीरियंस जो होगा वो होगा, और वो उसी से हम एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा लेंगे। और फिर कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के थोड़े से फॉर्म्स अमेरिकन से थोड़े से अलग हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी की
की जरूरत है। हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर बाद में आएंगे। पहले एक टर्म आता है जिसका नाम होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या नाम होता है उसका? हाँ, पॉलिटिकल का मतलब हो गया राजनीति और एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हो गया, आम शब्दों में अगर देखें, काम करने वाला, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने वाला, काम करने वाला, कार्यपालिका जिसको हम कहते हैं, कार्यपालक है ना, राजनीतिक कार्यपालक जो काम करता है, डूअर, जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है ना। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं और मैं आप लोगों से विनती भी बार बार करता हूं कि एक बार आप लोग थोड़ी बहुत किताब को अगर पढ़ेंगे ना, तो उससे क्या है कि टर्मिनोलॉजी जो है, जो शब्द है, वो एग्जैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। हम आसान करने के लिए हम कहते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक कामों को करने वाला जो है उसी को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, दोनों में जो एक कॉमन चीज है वो है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। आप लोगों को यह भी बात बखूबी मालूम है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है ना। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला बताइए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर। अब हम यहां पे बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे यहां पे एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के बारे में। और कार्यपालिका की बात करते करते हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दाखिल हो जाएंगे और फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातें करते करते हम पार्लियामेंट्री में हम दाखिल हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे लिए जो गेट है, जो ओपनिंग गेट है, वो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। उसी के चश्मे से देखेंगे कि भाई हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैसे अलग अलग हैं। इसी से हम तय करेंगे कि ये सिस्टम अच्छा है या ये सिस्टम बुरा है, इसकी क्या अच्छाई है, उसकी क्या बुराई है। तो सबसे पहला टर्म आ गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। जब आए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अलावा एक और एग्जीक्यूटिव होता है, एक और कार्यकर्ता है, जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी जो होता है, जिसको हम कहते हैं नौकरशाही। क्या कहते हैं उसको? नौकरशाही। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आईएएस बनना चाहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं। फिल्मों के अंदर में आपने देखा होगा कि डीएम का कितना बड़ा रोल होता है ना। आपने कुमार की फिल्म में देखा होगा। हाँ, राजकुमार। और उसको उस फिल्म में, एक फिल्म में, हाँ नहीं राजकुमार, हाँ पुराने एक्टर। तो उसमें उनका एक डायलॉग है, याद रखिएगा, जो कह रहे हैं कलेक्टर ही तो हम अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ, तो हर माता पिता भारत के जो है, हर नहीं तो कम से कम बहुत बड़ी तादाद में यही उनका ख्वाब होता है, बेटा आईएएस बन जाना। मेरी यही तमन्ना है। दादी माँ की भी यही तमन्ना थी कि आईएएस बन जाना। नानी जी भी यही चाहती थी, मरते वक्त भी उन्होंने कहा था आईएएस बन जाना। हाँ, मैं आईएएस बनूंगी। होता है ना। तो आईएएस जो है, तो आईएएस क्या है? ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही। नौकरशाही जो है, उस डिपार्टमेंट के अंदर आईएएस आता है। ठीक है। और जब प्रधानमंत्री की बात करते हैं या राष्ट्रपति की बात करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं, तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आता है। सुन लीजिए, कार्य करने वाले, एक मिनट, कार्य करने वाले, कार्यपालिका जो है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कार्यपालिका 2 भागों में बांटा। एक हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट होके आए हुए हैं, जो चुनाव जीत के आए हैं, जिनका टर्म एक खास टाइम तक ही है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, है ना। और वो राजनीतिक फैसले लेते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं, और उनकी मदद के लिए एक और
कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, जो अपने आप को ब्यूरोक्रेट कहते हैं, अपने आप को वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा मानते हैं, इनको सर्विस कमीशन के थ्रू चुना जाता है और ये सेलेक्ट होते हैं और ये सरकार के बदल जाने के बाद ये इनकी कुर्सी नहीं जाती है। मिसाल के तौर पे अगर अभी एक पार्टी की सरकार है और उस पार्टी ने मान लीजिए कि इनको शिक्षा मंत्री बना दिया और कल सरकार गिर जाएगी तो एक शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन आपके एरिया का जो कलेक्टर है, जो आपके एरिया का जो एसपी है, जो आपके एरिया का जो मान लीजिए बड़ा पदाधिकारी है, वो नहीं बदलता है, सरकार आए और सरकार ना आए। तो सबसे पहली बात, दो बातें हमने आपको बताई, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो चाहे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, कार्य करने वाले लोग, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। उनके दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी राजनीति से संबंधित कार्य करने वाले, माने राजनीति से जो ऊपर जाते हैं, कार्यपालक बोलते हैं ना, एग्जीक्यूटिव नहीं, हाँ, राजनीतिक कार्यपालक। और दूसरे हो गए जो ब्यूरोक्रेसी से आए हुए हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी से जो आए हुए हैं वो फुल टर्म के लिए अपना रहते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद ही उनकी नौकरी समाप्त होगी, उनको सरकार बदलने से उनकी नौकरी नहीं जाती है। और वो सरकार यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसीज बनाता है उसको वो जमीन पे उतारते हैं और वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर में काम करते हैं। दोनों संविधान के अंदर ही काम कर रहे हैं, लेकिन संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से के नीचे ही काम करते हैं। लेकिन आप जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिस तरह की पॉलिसीज बनाता है उसी को आपको इंप्लीमेंट करना होता है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि दिल्ली राज्य में मेरी सरकार बन गई, सुन लीजिए, और मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, तो मैं हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और हमने इनको शिक्षा मंत्री बना दिया, ये भी हो गए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब इन्होंने तय किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में बच्चों को लंच के टाइम में खाना दिया जाएगा। तो खाना दिया जाएगा, इन्होंने मान लीजिए इस पॉलिसीज को आपको असेंबली में पास करा लिया या इसको डिसीजन ले लिया, कैबिनेट से पास करा लिया। तो अब सरकार और मंत्री तो नहीं आएंगे आपके घर पे, यहां पे आने के बाद आपको मतलब आपको थाली में खाना लेके आने के लिए। तो उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए यहां का कॉलेज प्रशासन, मान लीजिए यहां का कलेक्टर और यहां का बड़ा पदाधिकारी ही तो उसको उस चीजों को पालन करेगा ना। तो बेसिकली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं और उसको जमीन पे उतारने का काम किनका है? ये है ब्यूरोक्रेट का। तो आपको समझ में आ गई, ब्यूरोक्रेट को हटाया नहीं जा सकता है, वो एक फुल टर्म के लिए होते हैं जब तक वो रिटायर्ड ना हो जाए। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सरकार के गिर जाने के बाद या सत्ता के परिवर्तन हो जाने के बाद वो हट जाते हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो सरकार की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है। हाँ, एक और बात है, किसी को भी संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन वही सर्वोपरि है। पर सर राष्ट्रपति तोड़ नहीं सकता? नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता। देश का संविधान जो है वो कोई नहीं तोड़ सकता। तोड़ने में और कानून को बदलने में एक अलग चीज होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए कि वोट डालने की उम्र है अभी 18 साल, कितनी है ना। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इसको 17 साल कर दूं 2 मिनट के लिए, या मैं चाह रहा हूं इसको 19 साल कर दूं। ये है बदलना। और एक हुआ हम वोटिंग करने का राइट जो है वो हम जो महिलाएं हैं उनको हम नहीं देंगे। तो ये क्या हुआ, जो संविधान के अंदर में जो बराबरी के जो अधिकार हैं, जो इक्वालिटी है, जो महिलाओं के अधिकार है, उसका हनन हुआ। तो इस तरह की अगर आप पॉलिसी बनाएंगे तो कोर्ट रोक देगा कि नहीं, आप कानून जो देश का कानून है इससे इसके विरोध में इसको आप तोड़ नहीं सकते। आप समझ रहे, बदलना एक दूसरी चीज होती है। तो अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसके जो बेसिक ढांचे होते हैं उसको नहीं तोड़ सकते। समझ लीजिए बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर में आप बदलाव कर सकते हैं, बिल्डिंग को गिरा नहीं सकते हैं। तो हमारे देश, हमारा जो इंडिया है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो
इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इसके ऊपर बेस्ड है। अब आप कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो न्याय के ही विरोध में चला जाए, जो बराबरी के ही विरोध में चला जाए। अब आप कहेंगे कि लोगों को सवेरे उठने के बाद, मान लीजिए सवेरे उठने के बाद कौन सा अखबार पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, ये जाके थाने के एसएचओ से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो अखबार खरीद सकते हैं। तो ये है लोगों की जो स्वतंत्रता है, इसके विरोध जा रही है चीज। ऐसी पॉलिसी अगर बनाई जा रही है तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। अगर कोर्ट खारिज नहीं कर रहा है तो समझिए कोर्ट भी दबाव में है सरकार के। और इस तरह का अगर सिस्टम चला बहुत दिनों तक तो फिर देश में एक तरह का ऑथोरिटेरियनिज्म आ जाएगा। लोकतंत्र जो है उसकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी, फिर लोग परेशान होकर सड़कों पर उतर जाएंगे। तो फिर सिस्टम के अंदर में एक तरह से बेचैनी पैदा हो जाएगी, एक तरह से अशांति पैदा हो जाएगी। तो संविधान के अंदर में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, संविधान के बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जस्टिस का आइडिया नहीं है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि चाहे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, सबके ऊपर है संविधान। ब्यूरोक्रेट को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए गए फैसले को जमीन पर उतारना है, लेकिन आप जो हैं आपको संविधान के मुताबिक काम करना है। आप किसी पार्टी या किसी दल के को खुश करने के लिए आप काम नहीं करेंगे। आ रही है बस ना। तो सबसे पहली बात है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो फैसले लेता है और उसकी मदद करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी एग्जीक्यूटिव हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं, जो एक और तरीके में बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं उसको? क्यों परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उनको? हाँ, उनके जो जॉब्स हैं और जो टेन्योर है वो सरकार के बदलने से नहीं खत्म होती है ना। आप उनको भ्रष्टाचार के ही आरोप में उनको आप बाहर कर सकते हैं। सुन लीजिए, आप अगर वो कानून के खिलाफ लेंगे, रिश्वत लेंगे, कोई गलत काम करेंगे, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करेंगे, तभी आप उनको हटा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सरकार बदल गई तो हम कहेंगे भैया हमारी सरकार बदल गई, अब आप डीएम है, आप पसंद ही नहीं है हमें, क्योंकि आपने हमारे घर पे आके हमें थोड़ा सा हमारी तारीफ नहीं की, हम आपको हटा देंगे। ऐसा नहीं चलेगा आपको, है ना। या आपके घर वाले किसी दूसरे पार्टी को वोट करते हैं, हम तो हटा देंगे आपको, ऐसा नहीं होगा। आप किसी ब्यूरोक्रेट को करप्शन करने के लिए, नियम का उल्लंघन करने के लिए, लोगों को परेशान करने से ही हटा सकते हैं, नहीं तो उनके जो टेन्योर होते हैं पूरे फिक्स्ड होते हैं और इसीलिए उनको कहा जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, इस सेंस में कि उनका जब टर्म पूरा हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कहीं होता है ना, 5 साल 4 साल कहीं। पहले आप बोलिए, हाँ बोलिए। नेता होता है जी, वो उसको पावर, उसके पास ज्यादा पावर है तो वो उसको दबाता है कि भाई या तो वो उसका तबादला करवा देगा, हाँ जी, या फिर वो उसको दबाएगा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि भाई उसकी तो खुद की कोई पावर है नहीं ना। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए फिल्मों के अंदर में आप देखते होंगे कि बहुत ही एक ईमानदार कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई आईएएस ऑफिसर है और उसको एक करप्ट नेता जो है उसको बार बार परेशान करता है और उसको काम करने नहीं देता है। देखिए ये बात कई जगह पे सही भी होती है और कई जगह पे सही नहीं होती है। इस देश में बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत सारे बेईमान और करप्ट पॉलिटिशियंस भी हैं। लेकिन इस तरह की जब फिल्में बनती है ना तो उसके पीछे एक साइकोलॉजी भी काम करती है। मैं बताता हूं क्या साइकोलॉजी काम करती है। हमें नेताओं को हमेशा बुरा ही दिखाने की कोशिश होती है, जैसे लगता है कि करप्शन जो है सारे नेता ही करते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल पाक साफ होते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि सरकार कोई अच्छी पॉलिसीज भी लानी चाहती है तो ब्यूरोक्रेट्स की इतनी ऐसी लॉबी होती है कि वो उस चीजों को आगे बढ़ाने में सरकार की मदद नहीं करते। ऐसा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर में मान लीजिए एक खासी जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग बैठे हुए हैं और अगर कोई चीफ मिनिस्टर है वो कोई नीची जाति के जो लोग हैं या लोअर कास्ट या दलित के फेवर में बहुत सारे पॉलिसीज बनाना चाहते हैं तो उनको बहुत तरह से विरोध मिलता है, उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ती है, वो अंदर ग्रुपबाजी होती है, तो एक अलग मसला है।
एक अलग मसला है। आपकी बात सही है, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सिनेमा में, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, नेताओं को बहुत ही बुरा दिखाया जाता है कि जैसे बार बार देखते हैं, मैं तो पढ़ लिख के आया हूं, तुम क्या किए हो, है ना, तुमको तो कुछ नहीं आता। देखिए, डिग्री लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पीएचडी, एमए, बीए, लेकिन ये सोच लेना कि पढ़ा लिखा इंसान ही सब कुछ है, ये भी एक तरह से सही बात नहीं है मेरे निगाह में। बहुत सारे लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी समझदारी, समाज में उनका योगदान कहीं ज्यादा है पढ़े लिखे लोगों से। तो ये सोच लेना, जैसे मैंने मान लीजिए बीए तक पढ़ाई की और आपके पिताजी ने मैट्रिक तक ही पढ़ाई की, तो आप कहेंगे पिताजी को कुछ नहीं आता, ये भी ठीक नहीं है। होना ये चाहिए कि सिर्फ हमें डिग्री से नहीं जानी चाहिए किसी के पास। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत ही ज्यादा है। जैसे आप देखिए, कबीर जी को देख लीजिए, कबीर जी का नाम सुना है आपने? तो कबीर जी, आप लोग पढ़िए कबीर जी को। मुझे लगता है कि भारत में वो बहुत ही क्रांतिकारी कवि हैं कबीर, और कबीर की पढ़ाई उस तरह से फॉर्मल नहीं है। गुरु नानक जी को देख लीजिए, गुरु नानक जी कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने डिग्री ली। तो ये भी बहुत ही, हमें कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कॉलेज की डिग्री मेरे पास आ गई तो मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं। तो ये कहीं ना कहीं फिल्मों, सिनेमा में ऐसा होता है कि अपर कास्ट एक तरह से एक मेंटालिटी है कि वो लोग क्या करते हैं, नेताओं को बहुत ही बुरा कहते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, ऐसा क्यों होता है, आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इस बात को याद रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है कि लोअर कास्ट लोग पिछले कुछ सालों में राजनीति में उनका उभार हुआ है। क्या हुआ है? हाँ, उभार का मतलब वो आए हैं, खासकर पिछड़े और ओबीसी। तो लोगों को क्या लगता है कि जाति जो है ना राजनीति के अंदर में घुस गई। ये भी लोगों को लगा पॉलिटिक्स बेकार हो गई, जाति के अंदर, मतलब पॉलिटिक्स के पार्लियामेंट के अंदर में लोअर कास्ट लोग ज्यादा आ गए हैं, अब वो बात पहले वाली नहीं रही, पहले के लोग बड़े ईमानदार होते थे। ऐसे भी सोचना चाहिए आपको। सर, बट इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, मतलब किन पे? ऐसे ही करते हैं। किन के ऊपर? जैसे पॉलिटिक्स के, मतलब पॉलिटिक्स को गलत दिखाया जाता है मूवीज के अंदर। तो नहीं, देखिए, वो तो सुनिए, आप कहानीकार हैं, कहानी लिखती हैं, तो कहानीकार की कहानी से अगर मैं एग्री नहीं करता हूं तो मैं दूसरी कहानी लिखूंगा, आपको आपकी आलोचना करूंगा, अब आपको जेल में थोड़े डाल दूंगा। अगर कोई व्यक्ति अगर फिल्म बनाता है और उनकी बातों से आप सहमत नहीं है, तो आप अपनी अच्छी फिल्म बनाइए ना, उसके लिए किसी को रोका नहीं जा सकता ना। अभिव्यक्ति है, उसको लग रहा है कि पॉलिटिशियंस बहुत ही करप्ट होते हैं, फिल्म बनाता है, उसमें उसकी आजादी है। आप दिखाइए कि पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं, एक रंग ही, ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियंस सारे अच्छे हैं, लेकिन ये कहना कि पूरा पॉलिटिकल क्लास जो है वो बेईमान है और पूरी ब्यूरोक्रेसी बहुत ही अच्छी है, इससे मुझे प्रॉब्लम है। अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, बुरे पॉलिटिशियंस भी हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस भी हैं, ईमानदार पॉलिटिशियन भी हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बुरे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, लेकिन ये कहना कि पूरे बेकार, ये एक तरह का ये सोच मुझे सही नहीं होती है। फिर आते हैं जी, टॉपिक पे आते हैं, भटकाव हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो प्राइम मिनिस्टर्स, कैबिनेट के मेंबर्स, आपको प्रेसिडेंट, ये सारे लोग जो होते हैं, एक किनके पार्ट हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास है। कि किनके पार्ट हैं? हाँ, क्या आईएएस ऑफिसर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा? वो किसका पार्ट होगा? ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी परमानेंट होती है ना? बिल्कुल। सरकार के बदलने के बाद वो नहीं जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ये होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो सुपरविजन का काम करते हैं, है ना, वो सुपरवाइज करते हैं, वो पॉलिसीज को टॉप से देखते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उस चीजों को जमीन पे उतारने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका काम है पॉलिसीज को इफेक्ट में लाना, पॉलिसीज को उसको इफेक्ट में लाना। ठीक है ना। और वो अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। ठीक है। और एक और चीज याद रखिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके टर्म हैं, और समझा ये जाता है डेमोक्रेसी में, माना ये जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो राजनीतिक चीजों में दखल नहीं देते हैं और वो अपने आप को राजनीति से दूर रखते हैं। क्या है? अपने आप को राजनीति से न्यूट्रल रखते हैं। लेकिन अगर आप सोशियोलॉजिकली देखेंगे तो ऐसा नहीं है।
ब्यूरोक्रेट की भी अपनी पॉलिटिक्स होती है, वो भी किसी सरकार का समर्थन करते हैं, वो भी सरकार से फायदा लेते हैं, वो भी किसी सरकार के फेवर में बोलते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन माना यह जाता है, समझाया जाता है आइडियली कि डेमोक्रेसी में, है ना, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं, उनको न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए। और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का मतलब हुआ कि उनको संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। मान लीजिए कि मैं पॉलिटिकल लीडर हूं और आप आईएएस ऑफिसर हैं, और मैं अगर आपसे कहूंगा कि सुनो, इस इलाके के अंदर में एक खास समुदाय के लोगों पर डंडे चलवाओ, है ना, क्योंकि तो आपका काम है कि आपको, अगर आप मान रही हैं तो आप इसलिए मान रही हैं कि आज मैंने नेताजी को खुश कर दिया तो कल नेताजी हमें प्रमोशन दिलवा देंगे, लेकिन आपसे ये उम्मीद की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कह रहा है कि नहीं, आपको किसी नेता की बातों को नहीं मानना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को मानना है। अगर नेता की बातें देश के हित में है, अगर नेता की बातें संविधान के मुताबिक है, अगर नेता की बातें जो है लोगों की भलाई के लिए है, तो वो आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन जो पॉलिसीज अगर आपको कोई लीडर कह रहा है कि आप हमको हमारे व्यक्तिगत फायदा करो या हमारी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा करो, तो उससे उनको इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और ब्यूरोक्रेट को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई पॉलिसीज नहीं बना सकता है। अब आइए, अब एक और चीज है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के टॉप टायर बोला जाता है उनको, टॉप टायर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। टॉप टायर क्या होता है? हाँ, मतलब इसको अगर आसान हिंदी में कहें तो प्रशासन के सबसे ऊपरी क्या बोलेंगे, ऊपरी परत या सबसे टॉप पोजीशन पे बैठने वाले जो लोग हैं, राइट हैंड, नहीं, टॉप का मतलब हुआ कि ऊपर मतलब सबसे ऊपर बैठे हुए लोग सबसे अहम फैसला लेने वाले लोग हैं वो लोग, है ना, सबसे ऊपर। मतलब अगर मान लीजिए कि ये शासन है ना, ये शासन, तो इसमें अगर मान लीजिए ऐसे लेयर्स हैं, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है ना, हाँ, जो शीर्ष पे बैठा हुआ है। प्रशासन को चलाने की जो प्रक्रिया है, उसके शीर्ष पे जो बैठा हुआ है, उसका क्या नाम है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। और वो देश की राजनीति, देश की पॉलिसी, उसको डायरेक्टली वो कंट्रोल करता है, डायरेक्टली उसको बनाता है। और वो क्या करता है? लोगों का समर्थन भी एक खास पॉलिसीज के प्रति हासिल करता है, क्योंकि अगर लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तो वो पॉलिसीज कामयाब नहीं होगी। मिसाल के तौर पे स्वच्छ भारत अभियान है कि भाई हमें सफाई रखनी है, तो जब तक लोग भी स्वच्छ भारत अभियान को समर्थन नहीं करेंगे तब तक एक पॉलिसीज कामयाब नहीं रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें जब तक लोग आपका सरकार का साथ नहीं देंगे तब तक ये पॉलिसीज कामयाब नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम सरकार को चलाना, वो सरकार का जो शासन का जो व्यवस्था है उसके टॉप पे बैठा हुआ है, और देश की राजनीति को वो दिशा दे रहा है, वो राष्ट्रीय पॉलिसीज को बना रहा है, और उसका काम जन समर्थन भी हासिल करना है ना। अगर उसको जन समर्थन नहीं मिलेगा तो फिर उसकी जो सत्ता है वो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि लोग नाराज हैं तो फिर वो ज्यादा दिन तक राजनीति में टिक नहीं पाएगा। और देखिए, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट हो, दोनों जगहों पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, दोनों जगहों में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। तो सवाल ये है कि फिर फर्क क्या होता है दोनों देशों में? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को मान के चलिए कि स्टीयरिंग, एक तरह का गाड़ी का जो होता है ना स्टीयरिंग, तो गाड़ी कोई भी हो उसमें एक व्हील होता है ना भाई, नहीं तो दाएं और बाएं कैसे मोड़ेंगे? तो आप समझिए कि एक तरह का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, आसान शब्दों में एक तरह का वो मोटर जो गाड़ी चलती है उसका वो ए है, हैंडल है आपका, स्टीयरिंग है, उसका व्हील है। और चाहे वो गाड़ी डेमोक्रेसी की हो, चाहे वो गाड़ी ऑथोरिटेरियनिज्म की हो, दोनों जगह पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव
बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल अदा करता है। तो सवाल आपको ये पूछ सकते हैं, दूसरा सवाल आना चाहिए, सर तो फिर दोनों में फर्क क्या होता है? ऑथोरिटेरियनिज्म में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है और डेमोक्रेसी में कैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव काम करता है? तो एक जो बेसिक डिफरेंसेस हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर में एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक काम करता है, वो है ना, वो रूल ऑफ द लॉ को आदर करता है, वो ठीक है ना, और वो जनता के प्रति अकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटेरियन रिजिम में होता है वो क्या होता है कि वो उसका जो लीडर होता है वो सत्ता को अपने हाथों में रखता है, वो अपनी मनमानी करता है, वो कानून को वायलेट करता है, वो कानून को अपने मर्जी मुताबिक बदल देता है, वहां पे रूल ऑफ द लॉ नहीं होता है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वहां पे रूल ऑफ द लॉ और संविधान के मुताबिक काम करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री बन जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी पॉलिसीज बना देंगे। जैसे प्रधानमंत्री मैं बन गया और कल मैं पॉलिसी बनाऊंगी, कल से बच्चे पार्क में नहीं जाएंगे, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये तो बेकार की पॉलिसीज है ना। कल से मैं ये पॉलिसी बना दूं कि लड़कियां कॉलेज में नहीं जाएंगी क्योंकि कॉलेज में जाती हैं तो बिगड़ जाती हैं, तो ये तो गलत पॉलिसीज है ना। क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को पावर देंगे, आप देश की सारी पॉलिसीज बना सकते हैं लेकिन आप ऑथोरिटेरियन नहीं हो सकते हैं। आप कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं जो संविधान से टकरा जाए, जो रूल ऑफ द लॉ से टकरा जाए। दूसरी चीज, मान लीजिए कि सरकार आपकी है और आपकी सरकार में ये मंत्री हैं और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, है ना। ये थे कौन से मंत्री, आपको मैं बना दूं, मान लीजिए आप हाउसिंग मिनिस्टर बन गए, अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, और इन्होंने क्या क्या फ्लैट बनवाए और बढ़िया फ्लैट अपने सारे रिश्तेदारों को दे दिया और गरीब लोगों का जो फ्लैट था उनको भगा दिया, वहां से शहर से भगा दिया और कहा भाग जाओ, यहां से बिहार चले जाओ। तो इनके ऊपर एक पत्रकार ने स्टोरी लिखी कि ये हैं मंत्री जी, इन्होंने 200 फ्लैट बनवाए और 190 फ्लैट अपने ही परिवार वाले को दे दिया और पैसा हजम कर लिया इन्होंने, और ये इन्होंने जाके कोर्ट में केस कर दिया। तो अगर ये प्रधानमंत्री हैं तो ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, अरे भाई ये मेरा मंत्री है, मैं इसको बचाऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं दे सकते हैं आप। लॉयर तो मैं ही होंगी सर, ऐसा आप नहीं कर सकते। इनके ऊपर भी जो देश का कानून है उसके मुताबिक इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर इनके खिलाफ अगर मामला बनता है तो इनको रिजाइन भी करना होगा, इनको जेल भी जाना होगा, और ऐसे बहुत सारे मंत्री जेल भी गए हैं। ये दूसरी बात है कि कई बार राजनीतिक फायदे के लिए जो देश का बड़ा नेता होता है वो भ्रष्टाचार करके इनको बचा लेता है। लेकिन कानून की किताब में, भारत के संविधान में या अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, उसको संविधान के मुताबिक ही काम करना है, उसको रूल ऑफ द लॉ के मुताबिक काम करना है, सबको एक बराबरी से ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टी के किसी नेता ने करप्शन किया तो उसको जेल में डाल दो और हमारी पार्टी के किसी ने करप्शन किया तो उनको बचा लो। अगर अल्पसंख्यक समुदाय के कोई लोग चोरी करते पकड़े हुए हैं तो उनको जेल में डाल दो, और बहुसंख्यक समाज के लोग अगर चोरी करते पकड़े गए तो उनको कहो कि वाह वाह क्या आपने अच्छा काम किया, बहुत खूब, आपने तो मुल्क का सीना एकदम बिल्कुल चौड़ा कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऑथोरिटेरियन रिजिम में क्या होता है, कोई रूल ऑफ द लॉ जो है उसको नहीं मान रहा है, वो जो पॉलिटिकल डिक्टेटर है उसी के मुताबिक वही कानून है, जो वो चाहे वही कर दे, वही कानून है। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे की कहानी ये है कि चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, चाहे ऑथोरिटेरियन सिस्टम हो, सब जगह पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। और हम उसका कैसा नेचर है, उसका काज करने का तरीका कैसा है, क्या वो कानून के मुताबिक चलता है या कानून को वायलेट करता है, इससे हमें पता चलता है कि वो सिस्टम डेमोक्रेटिक है या सिस्टम ऑथोरिटेरियन है। अगर वो डेमोक्रेटिक है तब भी उसके काम करने के सिस्टम थोड़े अलग होते हैं, उसके पावर्स अलग होते हैं, और इस तरह हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये डेमोक्रेसी के अंदर में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में जैसा कि मैंने आपने बताया कि वहां पे ये यूएसए के अंदर में, अमेरिका के अंदर में प्रेसिडेंशियल सिस्टम
पाई जाती है। अब आप बताइए प्रेसिडेंशियल सिस्टम का 1 2 3 बहुत बेसिक फीचर्स क्या है। अगर पूछा जाए कोई इंटरव्यू में आप जाइए एग्जाम देने के लिए और पूछा जाए अच्छा तुम लोग पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हो तो ये बताओ प्रेसिडेंशियल सिस्टम की 2-3 खूबियां क्या है, जल्दी जल्दी 1 से 2 मिनट, ज्यादा नहीं, इधर उधर की बात नहीं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, बोलिए। सरकार और देश का प्रमुख ना राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और सर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में पृथक्करण होता है। बहुत सही कहा आपने। तो पहली बात आपने फिर से जरा जोर से बोलिए। सर देश का और सरकार का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। देश और सरकार का मुखिया राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। देश और सरकार का मुखिया राष्ट्रपति, यानी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट और क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही क्या, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट कौन हुआ, और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव और क्या बोला आपने, बोलिए आपने, लेजिस्लेचर। हाँ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, यानी कार्यपालिका और विधायपालिका में कार्यों का बिल्कुल बंटवारा होता है, उनका सेपरेशन होता है। अब हम बताएंगे कैसे उसका सेपरेशन है। ठीक है, बिल्कुल सही, ये लोग बहुत विद्वान हैं, आप लोगों को हमारी क्लास करने की जरूरत नहीं है जी। तो सबसे पहली बात इन्हीं की बातों से शुरू करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट जो रहता है प्रेसिडेंशियल रूल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। क्या होता है, हाँ, डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है कि वहां का जो लेजिस्लेचर है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो स्वतंत्र लेजिस्लेचर है। ठीक है, अब आपका क्या मतलब है कि स्वतंत्र लेजिस्लेचर है, यानी हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि प्रधानमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वही बनता है जिस पार्टी के लोग पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा जीत के आते हैं, जिनकी बहुमत होती है, यानी जिसकी बहुमत विधानसभा या लोकसभा में होगी उन्हीं की सरकार बनेगी। ठीक है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होगा, उसका मामला अलग है, और लोग जो हाउस में जो चुन के आते हैं वो अपना अलग चुन के आते हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है ना। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है उसको हम बोलते हैं अमेरिकन सिस्टम का, उसको बोलते हैं यूएस कांग्रेस। क्या बोलते हैं उसको, यूएस कांग्रेस। ठीक है, तो जब हम यूएस कांग्रेस बोलते हैं तो उसमें 2 हिस्से होते हैं यूएस कांग्रेस के अंदर में। हमारे यहां है राज्यसभा और लोकसभा। हमारे यहां क्या है, और उनके यहां यूएस कांग्रेस में 2 हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं सीनेट और दूसरे को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। एक को बोलते हैं सीनेट और दूसरे को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जो भारत में राज्यसभा है वो अपर हाउस है कि लोअर हाउस है, बताइए। राज्यसभा अपर हाउस है कि लोअर, अपर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। और अमेरिका का सीनेट अपर हाउस है कि लोअर हाउस है, अपर हाउस। तो आप लिख सकते हैं कि जिस तरह से भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको राज्यसभा अपर हाउस होता है, उसी प्रकार जो सीनेट का जो हाउस है जिसके 100 मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, 100 मेंबर्स होते हैं, और उनको अपर हाउस कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा एक बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राज्यसभा के जो पावर होते हैं उसी तरह के पावर सीनेट के होते हैं, नहीं। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि उसका अपर हाउस सीनेट और हमारा अपर हाउस पार्लियामेंट्री सिस्टम का राज्यसभा। और कितने मेंबर होते हैं सीनेट के, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, कितने होते हैं, 100 कितने होते हैं, 100। और सीनेट का क्या है कि हर स्टेट से 2 सीनेट चुन के आता है। क्या होता है, हर स्टेट से 2 सीनेट चुन के आता है, चाहे वो छोटा स्टेट हो चाहे वो बड़ा स्टेट हो। कितने चुन के आएंगे एक स्टेट से, 2। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उसका लोअर हाउस है, जैसा कि हमारा भारत में लोकसभा है, उसके कितने मेंबर्स होते हैं बताइए, उसके मेंबर हो जाते हैं आपको 435, 435 वोटिंग मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं,
वोटिंग मेंबर्स होते हैं, और डेलीगेट्स भी होते हैं उसमें, जिसको कहीं कहीं 5 लिखा है, कहीं कहीं 6 लिखा है। अब थोड़ा आप लोग पता कीजिए कि 5 है कि 6 है। कहीं 5 डेलीगेट्स भी लिखता है, कहीं 6 डेलीगेट्स भी लिखता है। तो टोटल 100 आ गए सीनेट से, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कितने आ गए? 435। तो सीनेट के यानी टोटल पार्लियामेंट के मेंबर जो हुए वहां के कितने हुए? 535। क्या हुआ? 535। और एक चीज और याद रखिए, सीनेट का जो कार्यकाल होता है वो कितने सालों का होता है बताइए? नहीं, 6 सालों का। सीनेट का कार्यकाल होता है कितने सालों का होता है? 6 सालों का। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कितने सालों के लिए बनते हैं बताइए? 2 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। और प्रेसिडेंट जो वहां का होता है वो कितने सालों के लिए बनता है? 4 सालों के लिए। क्या हुआ? कितने सालों के लिए बनता है? 4। फिर से बताइए, प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए? 4। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर 2, और इसके अलावा सीनेट के 6 सालों के लिए। एक और अहम बात है जो आप हमेशा याद रखिए कि प्रेसिडेंट जो है वो 2 बार ही चुना जा सकता है। कितने बार? 2 बार। प्रेसिडेंट कितने बार चुना जा सकता है? 2 बार। और सीनेट के लोग कितने बार चुने जा सकते हैं? बोलिए 4 बार। नहीं, लिमिट नहीं है उसका, नो लिमिट। सीनेट के लोग कितनी बार भी, जितनी बार वो चाहे चुने जा सकते हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लोग कितनी बार चुने जाएंगे? बोलो 6 बार। नहीं, जितनी बार चाहे उतनी बार चुने जा सकते हैं। नो लिमिट्स, नो लिमिट्स। हाँ, मतलब वो जितने बार जीत के आ जाए उतने बार वो बनेंगे। तो हमने क्या पाया? सुन लीजिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट 4 साल, सीनेट के मेंबर 6 साल, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 2 साल। प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार ही बनेगा, 2 टर्म ही। और हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के मेंबर्स जितनी बार चाहे वो चुन सकते हैं। अब बताइए, भारत का जो पार्लियामेंट है उसका इक्विवेलेंट यूएस का जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? क्या सर? भारत का जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको अमेरिकन संसद को क्या कहते हैं? यूएस कांग्रेस कहते हैं। वहां कांग्रेस, हमारे यहाँ कांग्रेस का मतलब एक पार्टी हो गई, लेकिन वहां कांग्रेस का मतलब वहां का संसद, वहां का पार्लियामेंट होता है ना, नाम अलग अलग होता है। जैसे किसी का नाम गुड़िया हो गया तो किसी का नाम और क्या होगा? आपका नाम क्या है? नैनिका। गुड़िया भी एक स्टूडेंट है, नैनिका भी स्टूडेंट है, और आपका क्या नाम है? कशिश भी स्टूडेंट है, कि नाम अलग अलग हो जाते हैं ना। तो उसी तरह से यूएस की जो संसद है उसको कहते हैं कांग्रेस, और जो इंडिया की जो संसद है उसको कहते हैं पार्लियामेंट। और जो यूएस का जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं सीनेट, और इंडिया का जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं राज्यसभा, और यूएस का जो लोअर हाउस है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ सीनेट्स, और इसको बोलते हैं इंडिया का जो लोअर हाउस है उसको बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, और इधर बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये चीजें हो गई। एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो पॉपुलर इलेक्शन से चुन के आता है। किससे आता है? पॉपुलर इलेक्शन से चुन के आता है। और हाउस ऑफ जो सीनेट जो है ना, जो सीनेट में किसकी बहुमत है और किसकी बहुमत नहीं है, इससे प्रेसिडेंट के चुनाव में या प्रेसिडेंट के कार्यकाल पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी संसद, वहां का जो संसद है और वहां का अध्यक्ष जो है उसके बीच में एक सेपरेशन है। संसद के जो पावर हैं वो अलग हैं और अध्यक्ष के पावर अलग हैं। हमारे देश में एक बात सुनिए, आपने देखा था कि बॉम्बे में यानी महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? कुछ दिन पहले शिवसेना की सरकार थी, और वहां पे उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे, और उनकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो दूसरी पार्टी में चले गए और उन्होंने दूसरी पार्टी को समर्थन दे दिया, तो वो चीफ मिनिस्टर रहे कि रिजाइन देना पड़ा उनको। लेकिन इस तरह की समस्या आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है। उसको जो राष्ट्रपति जो है, चूंकि वो खुद ही डायरेक्ट इलेक्शन से जीत चुका है, तो उसको पार्लियामेंट, वहां का जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, उसमें क्या हो रहा है उससे उसको लेना देना नहीं है।
वो संसद जो है वहां का सीनेट, वो प्रधानमंत्री को करप्शन के इल्जाम में, गलत काम करने के इल्जाम में उनको इंपीच कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट के काम काज करने के जो तरीके हैं वो अलग हैं और सीनेट के अलग हैं। एक और चीज याद रखिए, हमारे देश में एक और चीज याद रखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक फर्क है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वही बनता है जो व्यक्ति संसद का भी मेंबर होता है, जो व्यक्ति हाउस का भी मेंबर होता है। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं से चुनाव जीते हैं कि नहीं जीते हैं। हमारे देश के जो मान लीजिए चाइल्ड मिनिस्टर है वो भी कहीं से चुनाव जीते हैं कि नहीं जीते हैं। अगर हमारे देश के कोई चीफ मिनिस्टर है वो भी कहीं ना कहीं से चुनाव जीते हैं। यानी जब तक वो किसी हाउस के मेंबर नहीं होंगे तब तक वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकते हैं। हाँ, कई बार ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति चुन के नहीं आता है मान लीजिए, तो उसको प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बना दिया जाता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर में उसको सदस्यता किसी हाउस की लेनी पड़ती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है वहां पे कामों का बंटवारा है। संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बैठे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। संसद में हमारे शिक्षा मंत्री जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन यूएस का जो प्रेसिडेंट होगा वो अपनी संसद में नहीं जाता है वहां पे, ठीक है ना। संसद का कार्यभार जो है वो अलग चलता है और प्रेसिडेंट अलग चलता है। यानी कामों का बंटवारा है जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। एक और चीज है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की एक सबसे बड़ी खूबी है सेपरेशन ऑफ पावर। सत्ता का क्या कहेंगे उसको, बंटवारा। सत्ता का बंटवारा, शासन का बंटवारा। यानी प्रेसिडेंट जो है वो आर्मी का कमांडर होता है। वो क्या होता है, आर्मी का कमांडर होता है। लेकिन युद्ध करने का निर्णय जो है या युद्ध करने का फैसला वो सीनेट लेता है। समझ रहे मेरी बात। और जो पैसे जो होते हैं, फाइनेंशियल मैटर भी होते हैं, उसको भी सीनेट ही उसको तय करता है। वहां से आपको पास कराना पड़ता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग जो फाइनेंशियल मैटर होते हैं उसको भी आपको सीनेट से ही अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसको राष्ट्रपति जो है वो अपने मुताबिक उस चीजों को नहीं थोप सकता है। एक और चीज है, पर तो सर सहमति तो दे सकता है ना, अगर वो सहमत ना हो तो। नहीं, ये है कि राष्ट्रपति कभी कभी क्या करता है कि जो वहां के जो सीनेट के बनाए जो कानून है उस पर कभी कभी वीटो डालता है। लेकिन उसको ये अधिकार है कि उसको ओवरराइड कर दे, यानी उसको नजरअंदाज कर दें। इस तरह की चीजें हैं। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी होता होगा। हमें अभी उस डिटेल में नहीं जाना है ना। हमें सिर्फ यही बात याद रखनी है। सबसे पहली चीज याद रखना एक चीज कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या फर्क है। एक ही बात याद रखोगे समझ में आ जाएंगे। मान लो कि ये आप लोग ये हो मेंबर ऑफ द हाउस हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटर हो तुम लोग, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आप ही में से लोग मंत्री और प्रधानमंत्री और आएंगे। अगर मैं शिक्षा मंत्री अगर कल बन जाता हूं और मैं मान लीजिए कि मेंबर नहीं हूं हाउस का, तो मुझे 6 महीने के अंदर में मेंबर बनना पड़ता है। यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो संसद से यानी हाउस से ही निकलता है। आपको हाउस का मेंबर होना लाजमी है, नहीं तो आप प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है कि राष्ट्रपति को या फिर उसके मिनिस्टर्स को किसी हाउस का मेंबर होने की जरूरत नहीं है और ना वो हाउस में जाके बैठता है। दोनों का काम अलग अलग बटा हुआ है। और इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम कभी कभी कहते हैं कि इसका जो बेसिक फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। कामों का बंटवारा है, ताकत का बंटवारा है। अच्छा, एक और चीज याद रखिए आप लोग कि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को चलाते हैं और वो शासन से संबंधित चीजों में लोगों का अपॉइंटमेंट करते हैं। उनका इलेक्शन जो होता है वो पॉपुलर इलेक्शंस होता है। उनके टर्म्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यानी 4 साल के लिए होते हैं।
और असेंबली यानी वहां के सीनेट किसी प्रेसिडेंट को ये गिरा नहीं सकती है, लेकिन हमारे यहां अगर आपके मेंबर जो है, मान लीजिए हमारी सरकार है संसद में, संसदीय व्यवस्था में, और आपके 10 या 5 विधायक और एमपी मिल गए उधर अपोजिशन पार्टी से, तो अगर उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो अब मेरी सरकार खत्म, हमारी खत्म हो जाएगी, वो बन जाएंगे। इस तरह की चीजें जो हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर में नहीं है ना। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, देयर इज नो ओवरलैप इन मेंबरशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्या है? यही मेन चीज है, तोते की जान यहीं पे है। सुनिए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मेंबर्स सेपरेट होते हैं। किसमें? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव्स के मेंबर कभी भी असेंबली के मेंबर नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होती हैं। अर्थात मतलब अगर कोई संसद का सदस्य है तो वो सरकार का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर कोई संसद का हिस्सा है, तो वो सरकार को नहीं चला सकता है, वो कार्यपालक नहीं बन सकता। यानी कार्यपालक और विधायक अलग अलग होते हैं। एक ही व्यक्ति दोनों रोल अदा नहीं कर सकता है, ये डबल रोल नहीं चलेगा। वो हाँ, इंग्लिश में देयर इज नो ओवरलैप। अगर कोई संसद का हिस्सा है तो वो कार्यपालक नहीं बनता। हाँ, बस इतना ही है। देयर इज नो ओवरलैप इन मेंबरशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। सिंपल है भाई, देयर इज नो ओवरलैप इन मेंबरशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब आप एक चीज देखिए, इन दोनों चीज को याद रखिए। देखिए, ये हो गए संसद के मेंबर, सुन लीजिए मेरी बात, ये हो गए संसद के मेंबर, ठीक है, ये, और ये हो गए सरकार, राष्ट्रपति, उनके मिनिस्टर्स, उनके सेक्रेटरी। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये दोनों जुदा जुदा हैं कि एक ही हैं? अलग अलग हैं। यानी जो इसके मेंबर हैं, जो इसका हिस्सा है, वो इसका हिस्सा नहीं हो सकता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? ऐसे होता है वो। यानी आपको अगर सरकार में शामिल होना है तो आपको मेंबर भी बनना पड़ेगा। आप मेंबर होंगे तभी सरकार में जा सकते हैं। इसमें ओवरलैप का मतलब हुआ, ये हुआ आपका, ये देखिए, ये समझ रहे हैं, और जुदा जुदा का मतलब ये हुआ। ये तो बात बिल्कुल समझ में आ गई। यही उसकी तोते की जान है, मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सी बात है। कोई पूछ देगा, वो कोई पूछेगा आपसे, एक चीज बताओ, एक वाक्य में बताओ, संसदीय व्यवस्था और पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या फर्क है? सिंपल, कार्यपालक और विधायक अलग अलग होते हैं। कार्यपालक कभी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में कार्यपालक बनने के लिए, एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको संसद या विधानसभा का मेंबर होना जरूरी है। ये दूसरी बात है कि हमारे यहां अगर आप मेंबर नहीं हैं और अगर आपको मिनिस्टर बना दिया जाता है तो आपको 6 महीने के अंदर में मेंबरशिप लेनी होती है। आपको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया गया है कि कभी कभी संकट के दौर में मान लो कोई हमारे देश के कोई नेता हैं, वो गुजर जाएं या किसी को इमीडिएटली बनाना हो, तो क्या होता है कि हमने किसी को ला दिया, फिर 6 महीने के अंदर में कहीं से इलेक्शंस करा के उनको पास, उनको अगर वो हार गए तो रिजाइन देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इनको हमको एक शिक्षा मंत्री की जरूरत है, बहुत अच्छा शिक्षा मंत्री, मान लीजिए हमको एक अच्छा, मैं मान लीजिए मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं और बच्चे रोड पर आ रहे हैं, हमको शिक्षा दो, हमारा ये सरकार निकम्मी है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो हमने अपने सेक्रेटरी को फोन किया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
अरे बच्चे सब नाराज हो गए हैं। क्यों नाराज हो गए हैं? वो कह रहे हैं कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेज अच्छा से नहीं चल। ओ यार, तुम शिक्षा मंत्री हो, तुम अपने कॉलेज को अच्छे से क्यों नहीं चला पा रहे हो? रिजाइन करो, रिजाइन करो, छोड़ो तुम। मैडम, आप शिक्षा मंत्री बनेंगे तो ये कहेंगी मैं शिक्षा मंत्री कैसे बन सकती हूं, मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर हूं। तो मैं बोलूंगा चलिए आप बन जाइए। कल मैंने इनको शपथ ग्रहण दे दिया, ये कल शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन इनको 6 महीने के अंदर में कहीं से मेंबर बनना पड़ेगा। 6 महीने के बाद कहीं चुनाव होगा, यहां मैं चुनाव में लड़ी, मान लीजिए 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद इलेक्शन में लड़ी, और विपक्षी पार्टियों ने कहा कि नया शिक्षा मंत्री भी बेकार है, उसने भी काम नहीं किया, और जनता ने अगर आपको वोट नहीं दिया और आप हार गई तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेंबर होना जरूरी है। और यहां पे क्या है, मेंबर होना मेंबर हो ही नहीं सकता, जरूरी ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आ गई बात समझ में? अच्छा अच्छा। और एक और बात याद रखिए सर, अगर हाँ बोलिए बोलिए। इन्हें वोट नहीं मिला मान लो शिक्षा मंत्री को, तो इन्हें अपनी प्रोफेसर पद से भी इस्तीफा नहीं, प्रोफेसर पे आ सकते हैं, फिर अपने मतलब आप वहां पे अब नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए अगर इन्होंने ये जो बिजनेस कर रही थी, अब 6 महीने के बाद जाएंगे तो बिजनेस इनका बेकार हो जाएगा, वो सवाल इनका नहीं है, लेकिन वो शिक्षा मंत्री अब नहीं रहेंगे। यानी हाउस का मेंबर होना जरूरी है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। नहीं, प्रोफेसर के साथ ऐसी चीजें होती है, मेरी बात सुन लो। देखो, हमारा मेन चीज ये नहीं है। अब मान लीजिए ये प्रोफेसर हैं और ये गई हैं, तो हो सकता है इस तरह की छुट्टी लेने का प्रावधान हो, इतना हम नहीं जानते। प्रिंसिपल ने ऐसा दे दिया परमिशन कि जाओ तुम इलेक्शंस लड़के आ जाओ, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये बन गई तो इन्हें अपना प्रोफेसर पद छोड़ना पड़ेगा? नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे शायद कुछ दिनों के लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि किसको नहीं जैसे एमएलए के इलेक्शन में अगर हमने पार्टिसिपेट करना है तो हमें अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब बाकी के और शायद प्रोफेसर में थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा प्रोफेसर में इन लोगों में थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ, तो आप प्रोफेसर बन जाइए और आप इलेक्शंस लड़िए, जीत गए तो उधर और नहीं आए तो फिर वाह 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 वाह। भाई ताली बजा दो इतने अच्छे ख्यालात के लिए, इनके लिए बजा दो भाई। सर आप मेरे को वोट देना। हाँ बिल्कुल। तो एक और बात याद रखिए कि और एक दूसरी बात यह है कि एक और बात है पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो पॉपुलर वोट से जीतता है। क्या होता है? पॉपुलर वोट से आम चुनाव होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति के लिए आम चुनाव उस तरह से नहीं होते हैं, जैसे जनरल इलेक्शंस होता है, नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? नहीं, राष्ट्रपति। हाँ, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? और आर्मी का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? राष्ट्रपति। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? और आर्मी का कमांडर कौन होता है? अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बात और याद रखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो राष्ट्रपति के जो अधिकार होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो उतने ज्यादा नहीं होते, वो नॉमिनल होते हैं। सारा काम जो एक्चुअल जो पॉलिसीज बनाने का काम होता है वो राष्ट्रपति नहीं करता, प्रधानमंत्री करता है। और राष्ट्रपति की सरकार होती है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दिए हुए एडवाइस के मुताबिक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कॉलेज के अंदर में किसी ने आपको खत लिखा कि कॉलेज के अंदर में पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं है, देश में शिक्षा का हालत खराब है, ये वो है, तो आप एज राष्ट्रपति हैं तो आप क्या करते हैं, प्रधानमंत्री से, अपनी सरकार से उनके विचार मांगते हैं कि देखो इस तरह कंप्लेन आया, आप क्या कहना चाहते हो। तो जो सरकार सलाह देती है, जनरली आप सरकार की ही बातों को मानते हैं। अगर मान लीजिए कि आप सरकार का सलाह नहीं मानोगे तो पावर के 2 सेंटर हो जाएंगे ना, एक राष्ट्रपति भी हो जाएगा, एक प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, लेकिन आप सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट हैं। कागज पे आप ही महामहिम हैं, सारी सत्ता आप ही के पास है। सत्ता में प्रधानमंत्री छोटा है आपसे, लेकिन एक्चुअल पॉलिटिक्स में इसके पावर ज्यादा है। आप जो है सेरेमोनियल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं उनके हाथों से सत्ता चली जाती है, पावर चली जाती है।
जो कमाते हैं उन्हीं के पास पावर आता है, लेकिन सब कोई जाने से पहले दादाजी आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं कामयाब हो जाए, हाँ हाँ जुग जुग जियो बेटे। लेकिन उनको भी पता है उस जुग जुग जीने का कोई मतलब नहीं है आपको, है ना, जुग जुग जीना मेरे बेटे, बिल्कुल हाँ। लेकिन उनको भी पता है अरे ले लिया आशीर्वाद क्या है, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता, वहां का प्रेसिडेंट ही पावरफुल है। और इंडिया में क्या है, एक चीज और याद रखिए, हेड ऑफ द स्टेट कौन हुआ पार्लियामेंट्री सिस्टम में? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट? प्रधानमंत्री। और आर्मी का कमांडर कौन हुआ? राष्ट्रपति। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कौन हुआ बताइए? हेड ऑफ द गवर्नमेंट? राष्ट्रपति। हेड ऑफ द स्टेट? और हेड ऑफ द आर्मी कौन हुआ, मतलब आर्मी कमांडर? नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी। बहुत, अब मुझे लगता है आप लोगों को मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझसे ज्यादा जान गई हैं। हाँ, और एक और चीज है कि सेपरेशन ऑफ पावर वहां का मेन फीचर है। प्रेसिडेंट जो है वो कमांडर इन चीफ है प्रेसिडेंट, लेकिन कांग्रेस को वार डिक्लेयर करने का अधिकार है। मतलब सेना का सबसे बड़ा सेनापति, प्रधान सेनापति हुआ कौन? प्रेसिडेंट। सेना का प्रधान सेनापति हुआ प्रेसिडेंट। हम कहां की बात कर रहे हैं? अमेरिकन सिस्टम के बारे। लेकिन युद्ध किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है ये कौन डिसाइड करेगा? सीनेट, यानी वहां का संसद, ठीक है। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट जो होता है वो अपना अपॉइंटमेंट्स करता है, मिनिस्टर्स का, सेक्रेटरीज का, अपना एडवाइजर बनाता है ना। और एक और चीज है, प्रधानमंत्री जो, सॉरी माफ कीजिए, प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स करता है, वो संधि करता है दूसरे देशों के साथ, है ना, लेकिन उसको सीनेट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसको सीनेट से अप्रूवल मिलती, यानी संधि कर सकता है। क्या है? राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संधि कर सकता है, लेकिन उसे उस संधि को वहां के सीनेट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। मतलब ट्रीटी बोलते हैं उसको, जिसको बोलते हैं उर्दू में मुआहदा, एक तरह का समझौता जो करके, जैसे मान लीजिए भारत के साथ आया, तो भारत के साथ आया तो उन्होंने कुछ कहा कि भाई तुम मुझे यहां से गन्ने भेज दो, मैं तुम्हें वहां से कॉफी भेज दूंगा, कुछ होता है नहीं इस तरह की ट्रीटी, कुछ भी किसी तरह का भी। तुम अपने कॉलेज में बच्चों को भेजो तो मैं भेजूंगा, तो तुम हुआ था न्यूक्लियर डील हुआ था ना, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 2005-6 की बात है। उस समय बहुत विरोध हुआ था, तो उस जमाने में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस जमाने में बुश थे उसके यूएस के प्रेसिडेंट। उस जमाने में एक डील हुई थी, डील। अच्छा, तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट है कि द प्रेसिडेंट रेकमेंड्स टू कांग्रेस सच मेजर्स एज शैल जज नेसेसरी इन एन एक्सपेडिएंट बट इट इज ऑफर्ड नो मींस टू इंश्योर हिज प्रपोजल्स आर एक्सेप्टेड। यानी प्रेसिडेंट जो होता है वो हाउस को कौन कौन सी पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देश हित में है, उसके बारे में उनको बता सकता है, उसको प्रपोजल दे सकता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा वो उसके इख्तियार में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां के हाउस में भी पावर है, हम रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वहां के हाउस में डिसीजन लेने का उसके बीच में पावर है। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर सीनेट के मेंबर कुछ इधर से उधर चले जाएं तो क्या राष्ट्रपति वहां गिर सकता है क्या वहां उसको? लेकिन भारत में अगर प्रधानमंत्री, उनके कुछ एमपी जो है भाग के दूसरी पार्टी में चले जाएं और बहुमत गिर जाए तो प्रधानमंत्री बना रहेगा कि चला जाएगा? क्यों ऐसा होता है बोलिए? क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से लिंक्ड है। मिसाल के तौर पे अगर ये छत है, छत को खड़ा रखने के लिए 4 दीवारें लगी हैं, अगर इस दीवार को हम तोड़ दें तो छत नीचे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो उसी तरह से, लेकिन अगर कोई दीवार जो है वो पिलर पर लगी हुई है, पिलर पे, पिलर, तो उसको दीवार भी तोड़ देंगे तो पिलर की वजह से वो नहीं गिरेगी, बिल्कुल। या फिर मान लो इसको किसी मशीन से ऊपर से पकड़े हुए हैं, चुंबक लगाए हुए इसके ऊपर से, मान लो मैग्नेट लगाए हुए हैं, है ना, तो उसी तरह से आप ऐसा ही समझ लो, समझो इसको, इस कुर्सी को समझो, देखो इस कुर्सी को समझो, समझ लो जो इनके टांग है ना, ये टांग, ये मेंबर्स होंगे हाउस के अंदर में, ये मेंबर्स होंगे, ये संसद हो गया, और ये कुर्सी पे बैठने वाला ये प्रधानमंत्री हो गया। उसके मेंबर्स इधर से उधर भागे तो वो भी नीचे।
लेकिन राष्ट्रपति वहां का इंडिपेंडेंट है, उससे उसके हाउस से लेना ही नहीं है, वो हाउस में जाता भी नहीं है, समझ गए? नहीं, वो हाउस में जाता नहीं। और वहां पे जो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, मतलब जो मिनिस्टर बनाते हैं, वो लोग भी किसी सीनेट के मेंबर नहीं होते, किसी संसद के मेंबर नहीं होते हैं, किसी कांग्रेस के मेंबर नहीं होते हैं। वहां राष्ट्रपति जिसको चाहे, जो एक्सपर्ट है, उसको वो अपना सेक्रेटरी और अपना मिनिस्टर बना सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे मान लो कि उसको इंडिया में कुछ पॉलिसीज बनानी है, इंडिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जान रहा है, या साउथ एशिया के बारे में नहीं जान रहा है, तो मान लीजिए प्रोफेसर साहिबा हैं, ये बहुत जानती हैं इंडिया के बारे में, तो कहेंगे ए मैडम क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, चलिए आपको हम बनाते हैं मिनिस्टर अपने गवर्नमेंट में। तो इनको एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी बना देंगे। इनको कहीं मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इनको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है कि हाउस को अलग करके रखा गया। ऐसे बोलने कौन आता है? माने ये तो मैं मजाक के तौर पर आपको बता रहा हूँ। उनकी जो प्रक्रिया होती है, किस तरह से उनको बुलाते होंगे, ऐसा नहीं है वो करें ऐसे बोलने कौन आता है वो तो एक मतलब मैं उसको ड्रामेटाइज करके बोल रहा हूं कि अगर वो राष्ट्रपति चाहे, उसे क्या कम्युनिकेशन, अब देखो हर चीज तो हर इंसान नहीं जानता, उसके भी एक प्रोसीजर होंगे, कैसे लेटर लिखना है, कैसे बुलाना है, किनको क्या करना है। तो वो भी हो सकता है कि राष्ट्रपति जिसको बुलाना चाहता है, उसकी पार्टी के लोग भी तो रोल अदा करते होंगे, उनके पार्टी के भी तो बोलते होंगे कि अरे यार उसको बुला लो, हम लोगों को बहुत फंड किया है, ये किया है, अच्छा या वो इंडिया को अगर जाएगा तो हमारे लिए बहुत फायदा करेगा, वो इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो अंदर की चीजें तो बहुत सारी किताब में आती नहीं है ना वो जी, और हम जानते भी नहीं है। एक चीज देखिए, हम आपको पॉलिटिकल साइंस जो है 1000 चीजों को पढ़ाते हैं और आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान के, हम अपने बारे में खुद इतना नहीं जानते हैं। एक कुछ चीजें हम ऐसे इनिशिएट करते हैं ताकि आप खुद से पढ़ें तो आपका एक इंटरेस्ट पैदा हो, बिल्कुल आपके लिए एलियन ना हो कि कोई मंगल ग्रह से आया हुआ है कहीं कुछ यूएस का प्रेसिडेंट आपने सुना है ना सुना है हमने, सीनेट का ना, ये सब ना सुनते हैं। कोई राष्ट्रपति होता है, देखिए हम अपने काम से मतलब रखते हैं। अच्छा, तो कितने साल राष्ट्रपति का, आप काहे हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं? बस छोड़ दीजिए हमको, बस हम अपने घर पे हम जा रहे हैं अपना छोले चावल खाने के लिए, है ना। तो मेन चीजें हैं, आपको प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी कानून पे वीटो लगा सकता है। क्या कर सकता है? वीटो। लेकिन कांग्रेस उसको ओवरराइड कर सकता है, यानी उसको ना मानने का पावर उसके अंदर में है। जैसे कोई सरकार से कोई पॉलिसी सीनेट ने बनाया और मैं राष्ट्रपति हूं, तो मैं उसको वीटो लगा सकता हूं, नो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो राष्ट्रपति वो जो होगा, सीनेट चाहेगा, आपका मन है मानेगा तो मानेगा, बदलना चाहेगा तो बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहेगा भाई चल भाई कोई बात भाई जा इधर, पास होगा, ठीक है। तो और एक और चीज है, वहां के भी जो हाउस होते हैं, अमेरिकन जो हाउस होते हैं, वो भी वहां पर भी 2 हाउसेज होते हैं, होता है ना। एक क्या हो गया, एक सीनेट हो गया, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया। और हमारे इंडिया में भी है सीनेट्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब एक बार क्विकली आप बताइए, किन से पूछूं? इन्हीं से पूछते हूं मैडम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फर्क है? जरा जोर से बोलिए, तब लगेगा कि मैं कामयाब टीचर हूं, नहीं तो बेकार हूं। बताइए एकदम आप जानती हैं, बताइए, मेरी इज्जत बताइए, बोलिए बोलिए बताइए। मतलब दोनों में ये अंतर है, मतलब एक तो जो सरकार मतलब नहीं बिल्कुल घबराइए मत, मैं वेट करूंगा 10 मिनट, आप बताइए आराम से। मतलब कि जो बोलिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फर्क है? जो कार्यपालिका और विधायिका उसमें एक होते हैं। हाँ बिल्कुल। और किसमें एक होते हैं? कार्यपालिका और विधायिका एक ही किसमें होते हैं? वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। हाँ, और जो उसमें होता है उसमें वो अलग अलग होता है। हाँ उसमें सेपरेशन तो। और एक का मतलब एक और चीज याद रखिए, जब मैं ये कह रहा हूं, कोई बात नहीं, जब मैं ये कह रहा हूं एक और बात याद रखिए, सुनिए, कि कार्यपालिका और विधायिका एक ही होते हैं, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं सब मिनिस्टर बन जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट को समझ लीजिए एक टोकरी जिसमें सेब रखे हुए हैं। अगर हमको
सेव को पिक करना है तो उसी टोकरी से पिक करेंगे, आपके पास और चॉइस नहीं है। तो आपको अगर 10 मिनिस्टर बनाना है तो उसी सेव की टोकरी से 10 निकालने होंगे आपको। लेकिन राष्ट्रपति सिस्टम में क्या होता है कि कार्यपालिका को विधायिका की टोकरी से कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती, वो जिसको चाहे उसको बना सकता है, और वो विधायिका की टोकरी से नहीं बनाएगा। वो आई बात समझे? यानी जो मेंबरशिप जो होते हैं, जो मेंबरशिप हैं कार्यपालिका के और विधायिका के, वो मेंबरशिप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किस सिस्टम में होते हैं अलग अलग बताइए? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कार्यपालिका और विधायिका के मेंबरशिप जो उसके अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? कार्यपालिका और विधायिका का जो मेंबरशिप जो होती है वो अलग अलग होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होती है? एक होती है, सेम ही होती है, वो ओवरलैप करती है, ओवरलैप करती है। यानी आपको मंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको संसद का मेंबर होना जरूरी नहीं है। अगर आप हैं तो नहीं बन सकती हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट का मिनिस्टर बनने के लिए आपको संसद का भी और हाउस का भी मेंबर बनना पड़ेगा। और एक दूसरी बात यह है कि संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट बहुत ही मजबूत होता है।